सबसे बड़ी डिबेट है। एक डिबेट है बिग फोर वर्सेस अदर फर्म, दूसरी डिबेट है फर्म वर्सेस इंडस्ट्री। तो आपने क्या सुना हुआ है? फर्म और इंडस्ट्री में से क्या बेहतर होता है? फर्म बेहतर होता है। ठीक है जी, फर्म। अच्छा, इंडस्ट्री कितनों ने सुना हुआ है कि इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है? कुछ 4-5। पता है, एक ही फैक्टर आप लोगों की तरफ से आवाज़ में आ रहा है। ये लाइट ओपन कर। एक ही फैक्टर आपकी तरफ से आ रहा है जी, स्टाइपेंड बेहतर होता है। मतलब आप सिर्फ पैसे को देखते हैं। जैसे मेरी ऑडिट की क्लास में आखिरी दिन भी बच्चों से मैंने कहा, हाँ भाई अब मैंने आपको सारा कुछ करा दिया, बताओ अब आखिरी आप मेरे से क्या चाहते हो? उन्होंने कहा सर चाय पिला दें। मैं कहा यार मतलब कोई थोड़ा सा मतलब हमारे नॉलेज को रेट करो। मतलब मैं सोच रहा था आप कहीं सर मुझे इस तरह की एक वर्किंग बना दें, मुझे उस तरह की, वो जी सर चाय। तो मैं कहा यार हल्की बात कर दी। उन्होंने कहा अच्छा सर वो भी कर दें साथ में, क्या होता है वो हाफ रोल भी कर दें साथ। तो आप लोगों ने जो है ना वो मतलब इस वक्त जब मैंने पूछा इंडस्ट्री क्यों, तो शायद आप कहते हैं कि सर वहाँ पे ना एक स्टेबल कैरियर पाथ है, वहाँ पे एक एक्सपोजर है, वहाँ पे आप जो है वो आपके ऑफिस आवर्स रिलैक्स हैं, वहाँ आप ज़रा ज़्यादा वो सीखते हैं जो आपने असल में नौकरी करनी है। तो आप कह रहे हैं सर वहाँ स्टाइपेंड थोड़ा बेहतर होता है। इंडस्ट्री को भी समझ आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्टाइपेंड वापस कर रहे हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा 30-30, 40-40 हज़ार दे देते थे, अब उन्हें समझ आ गई कि बच्चे तो 19,000 में भी मिल जाते हैं। तो अब वो भी थोड़े से सियाने हो गए हैं। ये आप लोगों ने ये वाली बातें कर करके ना वहाँ पैसे ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, वो उनके भी कान खड़े कर दिए हैं। तो खैर, यानी कि एक ऐसा हॉल जिसमें 200 प्लस बच्चे आते हैं, जिसमें अभी हम खाली वैकेंसीज़ वगैरह खाली जगह को वो करें तो तकरीबन 100 के करीब बच्चा, जिसमें से 4 के करीब बच्चों ने इंडस्ट्री को प्रेफर किया। यानी कि 4% ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल जो मेरे सामने मौजूद है। और ये सारे ही रीज़नेबल सैम्पल हैं, ये सारे वही लोग हैं जो अजम्पशन है कि जिनके आखिरी पेपर हैं। तो आप सब लोगों को ज़्यादातर को फर्म ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि फ़र्म के बारे में तो सुनते आ रहे हैं हमेशा से। इंडस्ट्री तो अभी 4-5 साल पहले की कहानी है, उससे पहले तो नहीं होती थी। तो मैंने भी बचपन से हमेशा फ़र्म के बारे में ही सुना, फ़र्म के बारे में जाना। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपने सुना फ़र्म्स के बारे में ज़्यादा है। अब फ़र्म और इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं। समटाइम आप एक इंडस्ट्री की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और आपको फ़र्म नहीं मिल रही होती, लेकिन आप कहते हैं मैंने जाना फ़र्म में ही है। अपने आप को रिजिड नहीं करना, सारी ऑप्शंस अपनी एक्सप्लोर रखनी है, सारी ऑप्शंस अपनी ओपन करके रखनी है। अच्छा, बिग फोर के बारे में क्या सुना है? ये बिग फोर क्या होता है? वो क्या होता है? उनके पास बिजनेस बहुत होता है। आपने उस बिजनेस से क्या करना है? तो सीखने के लिए क्या बड़ा बिजनेस बहुत ज़रूरी होता है? आपने असल में नौकरियां कहाँ करनी है? उन बड़े बिजनेसेस की, उन बड़ी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे। बहुत अच्छी बात है। लाहौर में 90% से ज़्यादा बिजनेस पता है किस तरह के हैं? देसी कल्चर, सेठ कल्चर, छालमी, बिल्कुल सही कहा। अभी मैं एक जगह सोलर पैनल वगैरह की डिस्कशन कर रहा था, वो एक साहब के उस पर गया हुआ था, उनका एक वो सेटअप सा बना हुआ था, गोदाम सा बना हुआ था, साथ एक छोटा सा कमरा था वहाँ। तो वो कह रहे थे कि यार आप लोगों का सीए का कॉलेज है तो हमें कोई फाइनलिस्ट ही बता दें, हम 75,000 रुपये पैसे दे देंगे जो आके यहाँ हमारे पास हमारे अकाउंट सीधे कर दे। अब सोचें वो फाइनलिस्ट जहाँ जॉब कर रहा होगा वो एक गोदाम के अंदर से गुजर के एक छोटा सा कमरा होगा, वहाँ बैठा होगा, उसके इर्द गिर्द फाइलों का जाल लगा होगा और एक सेठ होगा, वो जब सेठ आके बैठा होगा, जब तक वो बैठा है तो ये बेचारा भी बैठा हुआ होगा। 90% से ज़्यादा बिजनेसेस देसी कल्चर रखते हैं। ये जो फिल्मों में आपने माहौल देखा हुआ है ना, एक राउंड टेबल है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, नेस्ले की पानी की बोतल सामने रखी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त कॉर्पोरेट डिबेट हो रही है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बड़ कढ़ाई पे बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और पंजाबी में मीटिंग हो रही होती है। तो आप जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क को भी समझना है। आप ना अपने दिमाग को ज़रा थोड़ा सा नीचे लेके आएँ, लोकल इन्वायरमेंट में अब आपने एडजस्ट होना है, सारा कुछ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़ी फर्म है वो आपको बड़ा क्लाइंट देती है और बड़ा एक्सपोजर देती है, बट बड़ी फर्म में ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ होते हैं उसी एक काम के लिए। मुझे याद है PTCL का ऑडिट जब करने गए तो 32 बंदों की टीम थी और उस टीम में मेरे टाइप का जो जूनियर है उसके ज़िम्मे सिर्फ एक ही काम था, उसने 2 महीने तक सिर्फ एक्सपेंसेस के वोचर उठा के देखना था कि उस पर जो अमाउंट लिखी है वो वही है जो रसीद पे आ रही है, और एक कागज़ पे टिक लगाते जाना था। एक रसीद देखी, अरे वाह इस पर वही अमाउंट है, टिक। एक और रसीद देखी, 2 महीने
सुबह से लेकर शाम तक रसीद देखनी है, एक साथ एक शीट है, उस शीट पे जाकर उसको टिक लगा देना है और फ़ख्र महसूस करना है कि मैंने आज कुछ नया सीखा। तो तंग आके वो ट्रेनी कुछ देर बाद जब उसको अश्योरेंस आ जाती है उनके सिस्टम के ऊपर, तो आधे टिक तो खुद लगाने शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़ी फर्म में या एक बड़ी टीम का पार्ट होंगे तो आपकी तरफ बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा। एक दोस्त है, उसके आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ MCB का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कैसे काम करता है इसी में गुजर गए 3.5 साल, क्योंकि फर्म ने उसके ERP पकड़ा हुआ था, उसको ERP इंप्लीमेंट करके दे रहे थे, तो उन्होंने टीम डिवाइड की हुई थी, स्पेशलाइजेशन बनाई हुई थी, तो वो क्रेडिट वाला डिपार्टमेंट और उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की सारी वर्किंग ये करता था। तो इसने 3.5 साल सिर्फ एक ही रिसर्च की कि क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कैसे चलता है और उसको सॉफ्टवेयर में कैसे एम्बेड होना चाहिए और प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कैसे होते हैं, और 2 साल तक फिर उसे जॉब नहीं मिली। फर्गूसन का तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जिसमें बड़ी फर्म वाले को काम नहीं मिला, छोटी फर्म वाले को काम मिल गया, लेकिन ये बात तय है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड चांसेस वो बड़ी फर्म में थोड़े से बेहतर होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी फर्म में जाना पाप है या इस तरह से करके, मेरे खुद फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, तो मैं अगर ये कहूँ नहीं तो फजूल है, ऐसे नहीं आप हमेशा छोटी फर्म में जाएँ, तो वो भी गलत है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छी फर्म बड़ी फर्म में जाने की ख्वाहिश होनी चाहिए, हविस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 6-6 महीने अपने ज़ाया कर रहे हो इस इंतज़ार में कि नहीं मैं तो जाऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी फर्म में जाऊँगा। आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी समटाइम नहीं होती। सप्लाई आपको पता है कैफ के स्टूडेंट्स की तकरीबन 1700 स्टूडेंट्स तक पहुँची हुई है। अब इतने सारे लोगों ने जब फर्म में जाके एडजस्ट होना है तो सारे तो नहीं हो पाते होंगे। क्या ख्याल है? आपने तो फेसबुक से पता नहीं क्या क्या नफरतें सुनी हुई हैं, नहीं हो पाते ना, इतनी सीटें ही नहीं होती फर्म में, क्योंकि देखें ना सिर्फ 900 तो फर्म्स हैं और 1700 बच्चे हैं, तो ये तो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। एक फर्म ने पिछले दिनों 65 बच्चे रखे, एक फर्म ने पिछले दिनों 32 बच्चे रखे, लेकिन हम ये मानते हैं कि 900 फर्म 1700 बच्चों को नहीं रख सकती। भला क्यों? क्योंकि 900 फर्म के पास जाता कौन है? जाते लोग 30 फर्मों के पास हैं। जब जाती 30 के पास हैं तो 30 फर्में तो नहीं उठा सकती 1700 बच्चों का लोड। फिर उसके बाद आप फेसबुक पे आके कहेंगे मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, ICAP ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई मुझे कहे और कहाँ गए वो सारे टीचर जो हमें उम्मीद दिलाते थे। मैं फ़ौरन से आगे मैसेज करता हूँ, अच्छा मैं आपको एक फर्म का नाम बताता हूँ, चले जाओगे? नहीं सर मैं आप सोच के बताऊँगा। दावा करने वाले तो इतने बड़े मज़ेदार तरीके से, अभी वो कल ही किसी ने फिर से दावा किया हुआ था या शायद सुबह दावा किया हुआ था कि फाइनली 49 पे फेल होने वाला एक कैफ का बच्चा सामने आ गया, तस्वीर लगाई। अच्छा मैं सुकून से अपनी दुनिया में मगन होता हूँ, मुझे बच्चे टैग करते रहते हैं, ठीक है। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ सारो सामान ने ऑलरेडी उस बच्चे से पूछा था भाई अपना CRN वगैरह दो। अब बच्चे मुझे टैग कर रहे थे तो वो उन्होंने सोचा भी सर की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, शायद सर कच्चे पड़ गए। मैंने कहा भाई मुझे CRN पासवर्ड दे दो। बच्चे ने कह दिया सर वो बच्चा आगे से शेयर नहीं कर रहा। उसे अभी भी नहीं समझ आ रही कि जो आगे वाला बच्चा अगर इतना कॉन्फिडेंट है, जो पब्लिकली इसको अपनी तस्वीर लगाने की इजाज़त दे रहा है, तो उसको ये है कि नहीं टीचर कहीं मेरा रिजल्ट देख के आउट ना कर दे, मेरा नाम ना वो कर दे। यहाँ तक ऑफ़र की कि ऑफिस आके उसका नाम छुपा के स्क्रीन पे खोल के सिर्फ एकदम मेरी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से मुझे 49 देखना है कैफ के एक बच्चे का रिजल्ट। तो फेसबुक के दावे तो इतने ही बोगस होते हैं जिनका आगे सर पैर भी कोई नहीं होता। तो होता ये है कि आप फेसबुक पे देख देख के नफरत डेवलप कर लेते हैं कि ट्रेनीज़ को फर्म नहीं मिल रही, फलाना इस तरह से नहीं हो रहा। आज हमने अपने साथ एक ऑफिशियल एक साहब को दावत दी है। जब आप फर्म में जाते हैं ना तो फिर आपके मसले थोड़े से इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपको कुछ अपने क्लाइंट से रिलेटेड, अपनी फर्म से रिलेटेड माहौल का वो होता है। तो ICAP ने कैफ लेवल तक तो कॉलेजेस ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं बच्चों को। फाइनल लेवल पे ICAP ने एक सिस्टम बनाया होता है कासा का, एक उनकी पूरी कमेटी है और उसके बाकायदा इलेक्शन होते हैं। स्टूडेंट्स ये फाइनल के वोट करते हैं, जो लोग उन्हें लगते हैं कि ये ऐसे हैं हमारे मसले आगे पहुंचा सकते हैं, उनको वोट करते हैं। तो फिर बच्चे इनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमने वहाँ से एक साहब को भी दावत दी हुई है कि वो आके पिछले दिनों एकदम से जो मसला बना था अटैम्प्टों वाला, अचानक से अटैम्प्ट जो है वो गायब हो गई, अचानक से एडमिट कार्ड पे बच्चों का वो मिस हो गया, पोर्टल में से उनका वो जो पेपर अप्लाई किया था वो गायब हो गया। तो वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, तो उनको बुलाया है कि वो थोड़ा सा आपको स्टैट्स शेयर कर दें कि एक्चुअल में कितने लोग हैं, उनमें से कितने थे सेशन में, कितनों को आर्टिकल्स मिल गए हैं और कितनों को नहीं मिले, और अभी वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल हैं। मैं ICAP एक दफ़ा बड़े जोशो खरोश में गया, मैंने कहा जी आपके सीटें इतनी होती नहीं फर्म के पास।
और जनाब बच्चे देखें रोल रहे हैं। उन्होंने मुझे स्टैट से बताया, उन्होंने कहा 310 ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक इंडक्शन नहीं मिली। और आई मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाऊं, 450 वैकेंसीज ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल थी जिस पे बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे थे। कहते मुझे बताएं कहाँ है डिमांड और सप्लाई का गैप, प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चे ने जाना बड़ी फर्म में। अच्छा, बड़ी फर्म में क्यों जाना है? अब इसका असल जवाब भी दे दें, जो जिस तरह का जवाब आपने इंडस्ट्री में भी दिया था, टूर बन जाती है, कैरियर के लिए अच्छा है, मुल्क से बाहर जाना हो तो ये इंटरनेशनल होती हैं, CV पे अच्छा वो आ जाता है, तमगा इम्तियाज़ ऐड हो जाता है, फ्यूचर अच्छा बन जाता है, इनके डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह का आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो जब बिग फर्म 4 वर्सेस मैं अदर पूछता हूँ तो आप करते हैं बड़ी प्रोफेशनल बातें, एक्सपोजर, डाइवर्सिफाइड, फलाना। और जब मैं आता हूँ फर्म वर्सेस इंडस्ट्री तो आप कहते हैं इंडस्ट्री में बस नोटू अच्छे हैं इसलिए इंडस्ट्री में जाएंगे, वरना अगर नोटू अच्छे नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा बस इंडस्ट्री के बारे में बताया ही जाता है कि बस वहाँ स्टाइपेंड ज़्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो CA कर लेते हैं बच्चे, फिर वो प्रेफर करते हैं कि हम इधर जाके काम करें, फर्म में काम ज़्यादा होता है तो इंडस्ट्री में अच्छे पैसे होते हैं और करियर अच्छा होता है, तो वो फिर प्रेफर इसको करते हैं शायद। ठीक है, चलें, इसका मतलब ये डिबेट ऐसा ना हो कि ये खुल जाए, इस डिबेट पे तो हमने अलग से आना है। मैं असल में देखना ही चाह रहा था कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ आप पैसों पे खेल रहे हैं और यहाँ अचानक से आके, क्योंकि पैसों वाली बात तो आपको पता है कि पैसों वाली बात हम करेंगे तो वो तो नेगेट हो जाएगी। तो अब ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोजर वाइज ये आपको ज़ाहिर है इनके अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छे तरीके से आपको लेके चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में बड़ी अच्छी गाइडेंसेस होती हैं। बट अगेन ये बहुत बड़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, आपको कौन सा क्लाइंट मिला। मैं ऑडिट के डिपार्टमेंट में था और शुरू के तकरीबन 1.5-2 साल मुझे ऑडिट ही नहीं मिला। तो फर्म वाले मेरा मजाक उड़ाते थे ऑडिट डिपार्टमेंट में, उसके बाद ऑडिट का क्लाइंट ही नहीं। मुझे हमेशा मिली डिफरेंट तरह की असाइनमेंट्स। तो अगेन डिपेंड करता है, मुझे जो असाइनमेंट्स मिली मुझे उसमें सीखने का मौका मिल गया। वो डेवलपमेंट की थी, HR मैनुअल्स बनाने थे सारा, उससे मेरी किताबी सलाहियतें थोड़ी सी और इम्प्रूव हो गई और पॉलिश हो गई। अल्लाह का शुक्र है मैं नाना ही टीचिंग में था तो उससे मुझे फ़ायदा ही हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि हो सकता है आप एक ही बैंक के सिर्फ क्रेडिट कार्ड का काम देखते रह जाएँ। पिछले दिनों KPMG के 1-2 लोग मिले, मैंने कहा हाँ भाई कैसा चल रहा है? सर ज़बरदस्त, बेहतरीन, बैंकों की सारी समझ है। मैंने कहा और सर ज़बरदस्त, बैंक बेहतरीन, क्यों? हाफ ईयरली, फुल ईयर, फिर हाफ ईयर का वो रिव्यू आ जाता है, फिर फुल ईयर आ जाता है। अब एक इस लेवल का बैंक है तो आपको लगता है कि कोई 10-12 दिन में ऑडिट हो जाता होगा? ईयर एंड से पहले से टीमें चली जाती हैं, इंटरम ऑडिट शुरू हो जाते हैं, 4-4 साढ़े 4 महीने लग जाते हैं। उससे फारिग होकर सांस लेते हैं, पता लगता है 6 मंथ्स वाला एंड आ गया, उसकी रिव्यू की प्लानिंग। तो समटाइम एक ट्रेनी शायद, अगर KPMG के पास ज़्यादा बैंक हो तो एक ट्रेनी शायद अपने आर्टिकल्स में बैंक के अलावा 2 और इंडस्ट्री पे 1-आध दफ़ा 1-1 महीने के लिए गया हो। अब ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। तो मैं वन ऑफ द एग्जांपल, मैंने 1-आध फर्गूसन की एग्जांपल दे दी, 1-आध KPMG से, ताकि मसला ना है। मेरे भी तो मसले हैं ना कि ये वीडियो कहीं वो आ जाए, वो कहें लो देखा KPMG की बुराई कर दी फर्गूसन वाले बंदे ने, तो ये आपस की भी तो टसले हैं ना। तो इस टाइम पे मैं एक टीचर बन के आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी फर्म छोटी फर्म में जो प्लस माइनस है, बड़ी फर्म में प्लस क्या है? एक्सपोजर अच्छा है, आपको नाम अच्छे मिलेंगे जी। कहाँ जा रहे हो जी? डेस्कॉन पे जा रहे हैं, और हो सकता है डेस्कॉन की कोई ना कोई असाइनमेंट एक छोटी फर्म को भी मिली हुई हो, लेकिन अच्छा जी कहाँ जा रहे हो जी? MCB का ऑडिट करने जा रहे हैं। अच्छा जी किधर जा रहे हैं? PTCL की, स्टॉक टेक की असाइनमेंट है। मतलब आप नाम ऐसे लेते हैं जो बड़े जाइंट्स होते हैं, और वहाँ पे जाहिर है वो उससे आपकी CV कलरफुल हो जाती है, लेकिन सीखने वाला एलिमेंट आपके अपने अंदर होता है। हो सकता है बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट पे जाके आप नहीं सीखना चाहते तो आप सीखें ही ना। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा, इंटरनेशनल एफिलिएशन उनकी होने की वजह से जब आप मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं या मुल्क से बाहर प्लान कर रहे होते हैं तो आपकी मूवमेंट थोड़ी सी कम दिक्कत वाली होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बैठे हुए हैं EY के अंदर तो आप कहें बस मैं तो जिस मुल्क पे हाथ डालूं उस मुल्क में मैं जा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। फिर बिग फर्म में जब आप बैठे होते हैं तो ये इनके पास ज़्यादा काम होता है, तो इनके पास ज़्यादा ट्रेनीज होते हैं, मतलब आपके ज़्यादा सीनियर्स होते हैं आपने ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम किया होता है। वो लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए होते हैं तो कल को वहाँ कोई जॉब ओपनिंग होती है तो आपकी नेटवर्किंग की वजह से वो आपको प्रेफर करते हैं, आपको बता देते हैं यार इधर अप्लाई कर दो तो जॉब निकलने वाली है। तो ये एक एज मिल जाता है बिग 4 से।
आप अच्छे स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, लेकिन अगर आपका कल्चर बहुत अच्छा होता है या इस तरह से, तो उसमें कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आपको बहुत ही बुरा कल्चर मिले और हो सकता है थोड़ा सा मुनासिब कल्चर मिले। ये अपनी एफिलिएशंस की वजह से अपना कल्चर बेहतर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेतहाशा ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ स्टूडेंट्स को इनसे भी एतराज़ है। इवन हम जब पहले दिन फर्गूसन में गए तो हमारा पहला एतराज़ ये था कि यार ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं है। हम 40-42 बंदे इंडक्ट हुए थे और वहाँ पे कुर्सियाँ थी शायद 5-6। तो वो नहीं होता फाइलें रखने वाला, उसके साथ जो दीवार के साथ इस तरह की जुड़े हुए होते हैं, जिस तरह से ऐसे करके फ़र्ज़ करें दीवार के साथ जुड़ाओ, जैसे लाइब्रेरी में नहीं होता, उसके थोड़ा सा ऊपर ना अपना कमर टिका के, और मतलब जो है ना कि ऐसा लगे कि हम बैठे हुए हैं जैसे। अब आप जहन में सोच के गए होंगे भाई फर्गूसन है तो वहाँ तो पहले दिन वो एक एग्जेक्टिव सी कुर्सी आपके सामने रख देंगे, बड़ा बेहतरीन सा माहौल होगा, एक बंदा पीछे पर झल रहा होगा, तो वो वाला चक्कर नहीं है। तो ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। लेकिन बिग 4 मैं अगर कहूँ कि नहीं जी बिग 4 के बजाय बाकी फर्म बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। बिग 4 का अपना एक्सपोजर, अपने चार्म्स हैं, अपने प्लस हैं। माइनस क्या है या बाकी फर्म का प्लस क्या है? माइनस बिग 4 मिलती ही नहीं। मैंने बिग 4 एक लाखी तौर पे लिख दिया ताकि मुझे कोई मारे ना। इस वक्त बिग 4 है ही नहीं पाकिस्तान में, बिग 2.5 है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये मेरा जुमला आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसकी तशरीह में नहीं जाना चाहता, वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मतलब ये बिग 4 भी बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, और इनमें से भी सम टाइम आपको यू नेवर नो कि आप एक फर्म में जाएं तो उसका लाइसेंस पता नहीं कब तक उनके पास है, कब नहीं है, और कब कौन से लोगों के पास कौन सा लाइसेंस मिल जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। तो बिग 4 जो कि बिग 4 भी नहीं रही, उसका माइनस क्या है? ये जब 4 के बजाय 2.5 पे रह गई है तो बच्चे कितने इंडक्ट करेंगे? शायद इस हॉल में बैठे हुए किसी बच्चे को पता हो कि फर्गूसन ने इस दफ़ा कितने बच्चे इंडक्ट किए? 12। सोचें, इस कमरे में 100 प्लस बच्चा बैठा हुआ है। इस कमरे वाले बंदे भी लाहौर की बिग 4 में पूरे नहीं आ सकते। तो बात हो रही है 1700 बच्चों की, और उनकी मेजॉरिटी लाहौर में। इस वक्त फ़ायदा ये हुआ है कि सीए बच्चों ने करना लाहौर में ज़्यादा शुरू कर दिया है, और कराची में काम पहले ज़्यादा होता था और वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो उस वक्त तो बच्चे वर्सेस फर्म मैच हो जाता था। अब वहाँ की फ़र्म की कैपेसिटी ज़्यादा है और बच्चे वहाँ के जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है जितना रेशो यहाँ ख़राब हो गई है। तो इस वक्त लाहौर सबसे डिफ़िकल्ट शहर बन गया फ़र्म ढूंढने के हिसाब से। इस्लामाबाद भी थोड़ा सा लाहौर से बेहतर है, इवन वहाँ एक आध पेपर रहता है, वह भी होता है तो आपको रख लेते हैं और फिर आपसे कहते हैं थोड़ा बहुत स्टाइपेंड देते रहेंगे, जब पेपर पास हुआ तो रजिस्टर कर लेंगे। और कराची में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, पता लगता है जी फलाना फर्म ने 125 बच्चे एक साथ उठा लिया। तो ये भी थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। अगर आप कभी भी किसी दूसरे शहर को कंसिडर कर रहे हो तो आपने अपनी CV में उस शहर का एड्रेस लिखना है। अगर आप लिखेंगे ना लाहौर के अपने हॉस्टल का एड्रेस और अप्लाई कर रहे होंगे कराची में, तो वो देख लेंगे, वो कहेंगे लाहौर का बच्चा एम फन टाइम के लिए इधर आया, अप्लाई करूँ देखें क्या होता है। आप जब एड्रेस ही कराची का देंगे तो आप टेक्निकली मर्ज हो जाएंगे उन बच्चों में जो कराची से अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो अपनी शहर का बच्चा है, इसको बुलाना आसान है, इसके साथ इंटरव्यू करना आसान है। तो कोशिश ये करेंगे जिस भी शहर में अप्लाई करें फिर CV के अंदर उस शहर का कोई आपके पास ऐसा एड्रेस हो जो कम्युनिकेशन एड्रेस हो, कोई रिश्तेदार ऐसा हो या कोई अपना दोस्त यार ऐसा हो जो वहाँ हॉस्टल में रहता हो तो उसका एड्रेस दें। तो हमने एंड पे बहुत सारे सवाल जवाब की तरफ आना है। तो अदर फर्म का एक प्लस जो बिग 4 का माइनस है, अदर फर्म्स के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे बच्चे अगर चाहते हो कि हम किसी ना किसी फर्म में चले जाएं तो उनकी इंडक्शन ना हो। फर्म्स और उनकी सीटें आज भी नंबर ऑफ ट्रेनीज जो पास आउट होते हैं उनसे ज़्यादा है। प्लस 43 इंडस्ट्री हैं, हर इंडस्ट्री में मरे से मरे 3 बंदे रखेंगे तो 100 से 200 बच्चा मरे से मरा मैं बात कर रहा हूँ। SNGPL में इकट्ठा 16 20 का बैच भी चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये मसला नहीं है। अगर आपको किसी ने ये बताया ना कि जी IQ बच्चे पास करता है और आगे फर्म नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। बच्चे को अपनी मनपसंद फर्म नहीं मिलती, चूँकि वो बड़ा हवस में बैठा होता है कि मैंने तो ऐसे करना ही करना है। फिर क्या होता था, किसी ने लारा लगा दिया, यार इस दफ़ा नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस लड़ा के अगली दफ़ा तुम्हारा करा दूंगा। बच्चा 6 महीने इंतज़ार करता था और 6 महीने बाद जब उसका बंदा रेफरेंस लगवाता था तो उससे ऊपर का रेफरेंस पहले से मौजूद होता था और बड़े आराम से इनकार कर देते थे, आपको पता है हमारी फर्म की पॉलिसी FTS फलाना से नीचे वाला बंदा ही नहीं लेते। 8-10 महीने बाद वो बच्चा फिर फेसबुक के आगे फिर IQ को गालियाँ निकालता था कि IQ क्या कर रहा है हमारे साथ। तो IQ ने तंग आके 6 महीने का रूल लगा दिया। अब आपके
अगले रिज़ल्ट आने तक। एक तो ये रिज़ल्ट आएगा ना, अगले रिज़ल्ट आने तक अगर आपकी इंडक्शन कहीं नहीं हुई और जिसमें आप ही का कसूर है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बड़ा जालिम रूल है। सर इसका भी हल निकाल लिया बच्चों ने? जी, इसका हल निकाल लिया है। बच्चे अपना पेपर रोक लेते हैं या हैंड्स ऑन कोर्स का एक पेपर रोक लेते हैं, अपना FTS और ख़राब कर देते हैं। नहीं सर, एक और भी है। हाँ सर अगर आप उनको बता दो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, टांग शांग टूट गई थी, इन्होंने कहा जी अगर आप उन्हें बता दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टांग शांग टूट गई थी, तो आपको ये 6 महीने के रूल में ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन को वो कहते हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी क्या है? आप बहुत अच्छे मेरिट पे थे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा कुछ किया, आप फर्मों को अप्लाई करते रहे, किसी फर्म ने पलट के पूछा तक नहीं आपसे। आप कहेंगे देखिए मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सारा काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप फर्म का टेस्ट देने गए और टेस्ट में फेल होके आ गए और बाद में कहेंगे जी फर्म ने मुझे नहीं रखा, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी थी, वो उस चीज़ को नहीं मानते। फिर क्या होता है, ICAP आपसे पूछ रहा होता है, मेल करके, कॉल करके आपसे डाटा ले रहा होता है कि आपका अभी तक कहीं हुआ या नहीं हुआ। और फिर जो बच्चे लेफ़्ट आउट होते हैं उनको बताता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको लिंक बताता है कि ये जगह पे वैकेंसीज़ हैं, आप अप्लाई करें। अब आप अगर उसके बाद वहाँ अप्लाई भी ना करें और 6 महीने बाद कहें जी मैं जहाँ अप्लाई करता हूँ मुझे कोई रखता ही नहीं है, तो ICAP वाले कहेंगे भाईजान आप फिर हमें बता दें, आप सबूत दे दें कि आपने अप्लाई किया है और उन फर्म ने नहीं रखा। तो जेन्युइनली अगर आपने बहुत जगह अप्लाई किया, हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर ली और आपका फर्म में नहीं हुआ, तो 6 महीने बाद डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी वाली एक्सक्लूजन में आ जाएंगे। या जैसे भाई ने कहा कि खुदा ना खासा किसी की टांग टूट गई है इस तरह से करके, तो जाहिर है टांग सब लोगों की तो नहीं टूट जाती। तो अगर ICAP को 600 लोग अप्लाई कर देंगे कि मेरी टांग टूट गई है, तो जाहिर है उन्हें भी समझ आ जाएगा कि ये एक मजाक ही हो रहा है। ये ऐसी है जैसे मेरे पास आने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली मेल्स, सारे ही बच्चों के फादर या किसान होते हैं या मजदूर होते हैं। बच्चा चैट GPT से इतना खूबसूरत राइटअप बनाता है, वो इतना बड़ी उसकी मेल होती है और उसमें जो है ना उसने तो मतलब अगर मुझे सेशन में कुछ 3-4 दफ़ा ऐसे कुछ बच्चे मिले होंगे जी मेरे फादर किसान हैं या इस तरह से करके, जब मुझे हर बच्चा ही किसान का बच्चा मिलता है तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये अब मतलब वो नहीं ऑडिट में अगर एक में स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही हो तो एक ऑडिटर उस ट्रेंड को समझ लेता है और फिर उसको एक आइटम कंसिडर करता है, उनको मल्टीपल आइटम कंसिडर नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि अगर सारे ही बच्चे कह रहे होंगे कि मेरी टांग टूट गई है, मैं बीमार हो गया था या मैं कोमे में चला गया था या इस तरह से हो गया था, तो इसलिए ये आइडिया सबने अप्लाई नहीं करना। भाई कह रहे लो मेरा आइडिया ना सर ने पब्लिकली बता दिया, सबको स्कीम बता दी। तो आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि आपको 6 महीने गुजरने के बाद भी आप फर्म में नहीं बैठे होंगे और आप बहाना लगाएंगे? पता क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि आपको हल्की फर्म में जाना ही नहीं। ज़िंदगी के 8 महीने गुजर जाएं, 10 महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाए, 1.5 साल गुजर जाए, आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं ना जा रहा। आप कौन सा बूढ़े हो रहे हैं? आपकी कौन सी शादी लेट हो रही है? आपकी कौन सी ज़िंदगी की सारी चीज़ें लेट हो रही हैं? आप कौन सा वालिदैन को थोड़ा सा देर से पैसे कमा के देने लग जाएंगे? सब कुछ हो रहा है ना। तो 6 महीने बड़े कीमती हैं, हर अगला दिन बड़ा कीमती है। एक फर्म आपको आज बुला के हम आपको रख रहे हैं और दूसरी फर्म का कन्फर्म रख रहे हैं 8 महीने बाद, वो चाहे बिग 4 है। जो मुझे आज बुला के इज्जत दे रही है मैं वहाँ चला जाऊँ, आर्टिकल्स कर लूँ, आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद मैं अगर अपने पेपर टाइम पे क्वालिफाई कर लूँ, मैं क्वालिफाइड होकर बिग 4 के पास जाके कहूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में 30,000 रुपये काम करूँगा 8 महीने। वो जो 8 महीने बचाए हैं कर लें कम पैसों में। जब आप 30,000 कहेंगे ना, बिग 4 भी कहेंगे बेवकूफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो हमारा क्या आ जाए। आपने 8 महीने में वो सीख लेना है जो लोगों ने 3.5 साल में नहीं सीखा। टाइम गेम है ना, जिसके हाथ में टाइम आ जाए वो तो हर तरह से खेल सकता है। और जिसने टाइम ही 8 महीने एक अननोन अपॉर्चुनिटी पे गुजार दी और 8 महीने बाद भी पता नहीं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो टाइम सबसे की चीज़ है। मैं नॉर्मली कैलकुलेशन करता हूँ कि अदर फर्म या बिग 4 में पैसों का जो डिफरेंस है वो कितना होता होगा, को रफ आइडिया। ये कैलकुलेशन मैं बड़े शौक से करता हूँ। मार्जिन तो है ना, आज तो मतलब तैयार बैठे हुए हैं। असर पे आपको ब्रेक देनी है, असर के बाद यहाँ पे एक रिमोट होना चाहिए। लें जी, फिजिकल क्लास में ना टीचर ऐसे पढ़ाता है, आपको आदत हुई हुई है वो 2x वाले टीचर की ना, 1.5 और भाजन ऑनलाइन क्लास वाला कभी फिजिकल क्लास में आ जाए ना, आवाज़ार हुआ होता है, उसे लग रहा होता है टीचर तो आखिर स्लो बोलता है। उसको आदत हुई होती है बुर करके इधर उधर भागता हुआ जा रहा है
और जल्दी जल्दी सर से उतारना होता है ना, एक टिक लगाना होता है। मैंने लेक्चर देख लिया था सर मैं आपकी 2x पे लेता हूँ ना लेक्चर, तो आज पता नहीं आपकी आवाज़ ही नहीं लग रही। मैं 2x पे लेक्चर ले रहा होता हूँ, तो आज तो आप पता नहीं किस लड़कियों जैसी आवाज़। अच्छा पता है आज ज़िंदगी में बड़े अरसे बाद आपके पास ऐसा टाइम आया है कि अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। घर जाके अफ्तारी का इंतज़ार करना है ना, बैठे रहें। लें जी, बड़ी फर्म में स्टार्टिंग क्या लगती होगी, मतलब बड़ी फर्म से एक बच्चे ने आर्टिकल्स किए, एक अजम्पशन लेते हैं बच्चे के 0 पेपर पास है ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए, वरना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे के 0 पेपर पास हैं, बिग 4 से वो निकला है, आज वो निकला है, कितने पैसे मिलेंगे उसे जी? 120, इन्होंने कहा 120। बिग 4 से निकला बच्चा, 0 पेपर पास है, 70 के करीब। असल में अलग अलग ओपिनियन ले लेते हैं ना, फिर उनकी एवरेज ले लेंगे। कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत पेसिमिस्ट हुए होते हैं, कुछ दरमियान में। तो आपने जो सुना है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपने बताएं। हमारे पास एक 20 आ गया, एक 17 आ गया, 70 to 80 वो वाले भाई, 60 जी वो वाले भाई, 75 ये जहाँ गली ख़त्म हो रही है, दो भाई बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, 25 ज़्यादा हो गई, इतना तो नहीं ना। हाँ नहीं देखिए, जेन्युइन एस्टीमेट ने, मजाक तो मजाक है, नहीं तो 75,000 की तो अभी मैं वही जो सोलर वाला है उसने मुझे 2 दिन पहले ही बताई है। 100,000 80 के करीब वो वाले भाई, ग्लासेस वाले भाई 80। तो क्या औसत निकालें फिर? 70, 75, 80 और इस तरह से। एक सैंपल हमारा 100 को क्रॉस कर रहा था, एक 100 था, एक 120 था, बाकी 70, 75, 80, 75 या 80। हाँ जी 80 देखें ना, ज़रा थोड़ा डिसेंट रखते हैं। अब आप भी बताएं मतलब क्या देते हैं। अच्छा अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है, फिर मैं भी बता दूंगा कि करंटली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। बिग 4 से नहीं है बच्चा, आर्टिकल्स क्लियर हो चुके हुए हैं, पेपर 0 पास है, क्या होगी स्टार्टिंग? 50, 40, 90। तो ठीक है, जब 120 का उधर एस्टीमेट है तो इधर भी तो हायर एस्टीमेट होगा ना जी। तो हम ये नहीं कह रहे कि मैं आपके एस्टीमेट को चैलेंज करूँ, मैं आप लोगों से डिफरेंट सैंपल ले रहा हूँ, उसकी हम एवरेज निकाल लें। 40, 50 और 90, 60, 70, 90, 50, 1 लाख, 65, 55 से 75 की ब्रैकेट में आ जाएंगे, इन्होंने कह दिया। और 1,20,000, तो ये 55 से 75 की जो ब्रैकेट है उसको फिर मैं दरमियान में कहाँ कवर करूँ? 60 करूँ या 65? एक काम है ना, अदर फर्म्स हैं उनको थोड़ा लोअर एंड पे रखते हैं, कह देते हैं 60, ठीक है ना। आपको तो ये है कि भाई अदर फर्म तो हल्का ही है, तो चलो इसको लोअर साइड पर क्लोज करते हैं, उसको हायर साइड पर क्लोज करते हैं, ऐसे ही है। तो आपको ये फर्म मिल रही है आज और वो फर्म मिल रही है 8 महीने बाद। अब पता नहीं आपकी अकल कितनी काम करती है, पता नहीं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको छोड़ दें, पता नहीं आपकी टाइम की मैथ कितनी अच्छी है। ये 8 महीने बाद जब आपकी शुरू होनी है ना, तब तक ये बंदा 8 दफ़ा 60,000 तो कमा चुका होगा। डिफरेंस था दोनों के उसमें 20,000 का, 24 दफ़ा 20,000 को मल्टीप्लाई करें तो ये डिफरेंस बनता है। यानी किसी ने 8 महीने इंतज़ार किया, एज्यूम करें कि टाइम में इन्फ्लेशन ही कोई नहीं है, 8 महीने इंतज़ार करने के बाद 2 साल भी बड़ी वाली सैलरी पे काम करने के बाद इस बंदे के इक्वल पहुंचेगा जो उस वक्त तक पता नहीं कौन से इंक्रीमेंट पे बैठा हुआ होगा। इंटरेस्टिंग बात, ये आपकी लाइफ है, इसने यहाँ ख़त्म हो जाना है। ये पता नहीं कौन सा टाइम है, से 60 साल, 70 साल, व्हाट्सएवर। ये आप यहाँ पे हैं 21 साल की एज में, 21 से 24 साल की एज में, फिर यहाँ से आप आर्टिकल शुरू करने लगे हैं। एक दूसरा बच्चा कहता नहीं मैं तो बड़ी फर्म से करूँगा, 8 महीने बाद यहाँ से आर्टिकल शुरू। तो यहाँ से आर्टिकल शुरू करेगा
और जो यहाँ से आर्टिकल शुरू करेगा। तो टेक्निकली ये 8 महीने की इनकम का फ़र्क नहीं पड़ा, इस 8 महीने की इनकम का फ़र्क पड़ा है। जिसका कैरियर यहाँ शुरू हो रहा है उसके आखिरी 8 महीने वो सबसे प्रीमियम सैलरी पे होगा। आपने सबसे प्रीमियम वाले 8 महीने शुरू की 8 महीने की बोंगी में ज़ाया कर दिया, और अब इस आखिरी 8 महीने को तो बहुत अच्छी वेटेज देंगे आप। इसको तो पर मंथ 60 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो 25-30 लाख पे ले जाएंगे आप। पता नहीं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, जब एक फाइनलिस्ट से 1.25 लाख की एक्सपेक्टेशन है तो मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि पता नहीं कब से क्या क्या ज़माने की मारे खा के 60 साल में बैठा हुआ है। तो टेक्निकली आपने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान किया है बड़ी फर्म का इंतज़ार करके। दिस इज़ सिंपल मैथ। और अगर मैं आपके लेवल की मैथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको इग्नोर करके देखूं तो आपने जो बचाया बड़ी सैलरी के चक्कर में वो 2.5-3 साल में पूरा होना है। आप अच्छे टाइम पे घर वालों को पैसे देना शुरू हो चुके होंगे, अच्छे टाइम पे मुअज़्ज़ज़ हो गए होंगे, अच्छे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन से बच चुके होंगे। वरना जो बंदा शादी और ये सारे मामला अब जो है ना वो ये इधर से आवाज़ आएगी सर वो शादी भी जल्दी हो जाएगी, शादी जल्दी होगी तो जाहिर है फिर उसके बाद जो है वो शादी का 1 साल भी जल्दी गुजर जाएगा, 2 साल भी जल्दी गुजर जाएंगे, 3 साल भी जल्दी गुजर जाएंगे, तो शादी की एनिवर्सरियाँ ज़्यादा मना लेंगे। मैं वो नहीं कहूँगा जो आप सुनना चाह रहे थे। तो टेक्निकली अगर पैसा इज़ द डिफरेंशियल फैक्टर तो ये बहुत गलत डिसीजन है। अगर आप कहें मैं बड़ी फर्म में जाऊंगा चाहे 8-10 महीने लग जाएं, चूँकि मेरी स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है, वो 8-10 महीने आप आज कम से कम अपने गुजार लें और जल्दी अपने कैरियर में अवेलेबल हो जाएं फॉर डूइंग जॉब्स। और वही वाली बात है, कोई हर्ज नहीं है कि आप दोबारा उसी बिग 4 के पास जाके कि मुझे आपके पास नौकरी करनी है और कह दें मैंने कम पैसों में नौकरी करनी है। आप देखें ना इधर सिर्फ 20,000 के डिफरेंस पे आप उतावले हो रहे थे, आप उनसे कहें जी मुझे 30,000 रुपये दे दें, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। आप 8 महीने 30,000 पे काम करेंगे, वो आपको काम इतना देंगे कि आपने वो सब सीख लेना है जो 3.5 साल वाला नहीं था। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे आपने। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी मेरा कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, सारा कुछ है, तो बड़ी फर्म में जाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अगर वो आपको लिफ्ट आ नहीं रहे तो फिर इतनी हवेस भी नहीं करनी कि बस पागल हो जाएं और बिग 4 ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा और वो फेसबुक पे अचानक से सुसाइड वाली पोस्टें आना शुरू हो जाती हैं लोगों की। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में वो किया है कि अब आपने इस नेगेटिविटी को हटाना है दिमाग से। यकीन माने इस टाइम पे आपकी नेगेटिविटी हटाने से मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, लेकिन शायद मैं अपने सामने लोगों को थोड़ा सा सुधार के भेज सकूं, थोड़ा सा अक्लमंदी इनके अंदर ऐड कर दूं, थोड़ा सा इन्हें समझ आ जाए कि लाइफ को किस तरह से देखना है, तो शायद वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी सक्सेस होगी। ये बात समझ आ रही है? बिग 4 की ज़रूर कोशिश करें, बहुत अच्छे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है आपको, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो 19 में से 4 ये वाली फर्म्स निकाल दें तो 15 के करीब और फर्म्स हैं, उसमें अप्लाई करें। नहीं होता तो थोड़ा सा और जो आपका टाइम था, या तो आप कहें कि आज से मैं 3-4 साल पीछे आपको ले जाऊँ और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ठकाठक सब कुछ पास करते आए, फिर तो आपके होप्स भी बहुत हाई होने चाहिए। ऐसे बच्चे का दिल ज़्यादा टूटता है जो ठकाठक फर्स्ट अटेम्प्ट में करता हुआ आया होता है सारे पेपर पास, और उसको फिर अच्छी अपनी पसंद की फर्म नहीं मिल रही होती। जिसने अटेम्प्टें भी बहुत सारी लगाई हैं, उस टाइम पे भी नहीं पढ़ा और अभी भी कहता है मुझे तो फर्म चाहिए भी अपनी मतलब की, तो फिर वो गलत रास्ते की तरफ ही जाएगा। वो सिफारिशें ढूंढेगा और फिर वो सिफारिशें लगवा के, क्योंकि मेरिट वाली कहानी से तो वो आउट हो गया। और ये बात हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि मेरिट भी ज़रूरी है, मजबूरी है उन फर्म्स की। वो सारे नकारा बच्चे नहीं ले सकते, उन्हें अच्छे बच्चे चाहिए ताकि वो अच्छा कमाएँ भी, अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि उन बच्चों ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, आपका फेस होते हैं वो बच्चे। तो बिग 4 इज़ अ प्लस। अगर ना मिले तो ज़िंदगी ने आपको एक मौका दिया है कि आप कहीं और एक्सप्लोर करें। छोटी फर्म का दूसरा फ़ायदा क्या है, छोटा सा सेटअप होगा, फर्म होगी, फर्म के अंदर जनाब 8-10 ट्रेनीज हो गए, आप अपने एक सीनियर के साथ एक काम पे जाएंगे और शायद अगला ऑडिट आपको अकेले को मिल जाए और आपके साथ एक जूनियर आया हुआ। तो शायद एक ट्रेडर कैसे काम करता है, वो बाहर से माल इंपोर्ट कैसे करता है पाकिस्तान में सप्लाई चेन में कैसे पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे जाता है, एंड पे सेल कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस आप 1.5 महीने में समझ लें, जो बड़ी फर्म में यहाँ तक समझने के लिए आपको 2.5 साल चाहिए। चूँकि एक बड़ी कंपनी में सारे प्रोसेस तक तो आपको तो नहीं कोई घुसने देगा। आपको मिलेगा जी फलाना एरिया, जी फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट का एरिया। अब आप फिक्स एसेट की एरिया में अब आपको पता ही नहीं है कि पीटीसीएल काम कैसे करता है, इनका इंटरनेट वायरल मामले कैसे हैं, बस आपको ये पता है कि पीटीसीएल के फिक्स एसेट कहाँ पड़े हुए हैं और आपने उनकी पता नहीं कितनी दफ़ा चेकिंग की हुई है। तो छोटी फर्म में आपको कम टाइम में ज़्यादा साइकिल समझने का मौका मिल जाता है। तो छोटी फर्म में आप रहते हुए 25, 30, 40 ऑडिट कर लेते हैं।
बड़ी फर्म में कई दफ़ा आप अपनी उन्हीं ऑडिट्स को रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाम अच्छे होते हैं, आपकी सीवी खूबसूरत हो जाती है। तो दोनों के अपने प्लस हैं और दोनों के अपने माइनस हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप दरवेश बन जाएं, छोड़ दें, पहले कोशिश करें बड़ी फर्म की, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अल्लाह शुक्र तेरा, जो मिल रहा है, जो आपको इज्जत दे रहा है, जो आपको टाइम से ज्वाइनिंग दे रहा है, आप वहाँ जाएँ, टाइम बचाएं। सबसे बड़ी की है जल्दी से पेपर क्लियर करने की कोशिश करें। ये बात कुछ समझ आई?